दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, हर हफ्ते एक कहानी की श्रृंखला में इस बार मैं अमरकांत की कहानी हत्यारे का पाठ प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा अमरकांत के बारे में। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भागलपुर गांव में हुआ था। उसके बाद से उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और साहित्य सृजन के काम में लग गए। जब वे बलिया में पढ़ रहे थे, उसी समय उनका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से हुआ। सन 1942 में वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। शुरुआती दिनों में अमरकांत तरतम में गजलें और लोकगीत भी गाते थे। उनके साहित्य जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ था। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत अच्छी कहानियां लिखने के बावजूद एक अरसे तक हाशिए पर पड़े रहे। उस समय कहानी चर्चा के केंद्र में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि थे। कहानीकार के रूप में उनकी ख्याति सन 1955 में डिप्टी कलेक्टरी कहानी से हुई। अगर उनकी रचनाओं पर हम ध्यान दें तो पहले बात तो मैं ये बता दूं कि अमरकांत प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा के एक प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, और वो हैं भी। उन्होंने लगभग करीब उन्होंने इस कहानी संग्रह उनके हैं, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ, जांच और बच्चे, अमरकांत की संपूर्ण कहानियां, औरत का क्रोध, लड़का लड़की, बहादुर। उन्होंने 11 उपन्यास लिखे। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, पराई डाल का पंछी, जो बाद में सुखजीवी नाम से प्रकाशित हुआ, बीच की दीवार, सुंदर पांडे की पतोहू, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से, विदा की रात, लहरें। 11 उपन्यास लहरें। उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं, कुछ यादें कुछ बातें, और दूसरा संस्मरण उनका जो है वो दोस्ती। इसके अलावा उन्होंने बाल साहित्य पर भी काफी कुछ लिखा है। नेऊर भाई, बानर सेना, खूंटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, झगरू लाल का फैसला, एक स्त्री का सफर, मंगरी, बाबू का फैसला, 2 हिम्मती बच्चे। अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, मध्य प्रदेश का अमरकांत कीर्ति सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान आदि से उनको अलंकृत किया गया है। अब मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूं, हत्यारे। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, और अगर देखा जाए तो ये एक समय के यथार्थ का ऐसा जबरदस्त चित्रण करती है कि पढ़ने वाला जो है वो उनका मुरीद हो जाता है। तो प्रस्तुत है कहानी हत्यारे। ग्वार की एक शाम को पान की एक दुकान पर 2 युवक मिले। आकाश साफ,
नीला और खुशनुमा था और हवा आने वाले मौसम की स्मृति में चंचल। एक युवक गोरे रंग का, लंबा, तगड़ा और बहुत सुंदर था। यद्यपि उसकी आंखें छोटी छोटी थीं, वो सफ़ेद कमीज और आधुनिक फैशन की एक ऐसी तंग पैंट पहने था जिसको फाड़कर उसके बड़े बड़े और सुडौल चूतड़ बाहर निकलना चाहते थे। पैरों में जूते थे किंतु मोजे नहीं थे और बाल उल्टे फिरे हुए थे। दूसरा युवक सांवला, ठिगना और तंदुरुस्त था। उसकी दाढ़ी मूछ अपने साथी की तरह ही सफाचट थी। पोशाक भी उसी ढंग की थी किंतु सिर पर एक कश्मीरी टोपी थी। पैंट का रंग चॉकलेटी न होकर भूरा था और कमीज की 2 बटनें खुली होने के कारण बनियाइन साफ दिखाई दे रही थी। हेलो डियर, हेलो सन, पूरा पास आकर खड़ा हो। इतना लेट क्यों बेटे? भाई बोर हो गए? कोई खास बात? अरे यार यही नेहरू है यार, आज उसका एक और पत्र मिला है। आई सी। सांवले की आंखों और होठों के कोरों में हास्य की हल्की सिकुड़नें पैदा होकर विलीन हो गई। हाँ डियर, यह आदमी मुझको परेशान कर रहा है। मैंने बार बार कहा कि भाई मेरे, भारत की प्राइम मिनिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो। मेरे पास बड़े बड़े काम हैं, लेकिन मानता ही नहीं। क्या कहता है? वही पुराना राग। इस बार लिखा है, अब मैं थक गया हूं। गांधी जी देश का जो भार मुझे सौंप गए उसको मैं आपके मजबूत कंधों पर रखना चाहता हूं। इस अभागे देश में आज आपसे काबिल और समझदार दूसरा कोई भी नहीं। 2 लट्टू तेजी से नाचकर सहसा गिर गए हों, इस तरह वे कुछ क्षण हंसकर गंभीर हो गए। सांवले ने पूछा, और भी तो नेता हैं? नेहरू देश के और सभी नेताओं को निकम्मा और बातूनी समझते हैं। तुमको तो मालूम है ना कि लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था तो नेहरू ने अशोक होटल में आकर मुझसे मुलाकात की थी। नहीं, तुम हरामी की औलाद हो, कोई बात बताते भी तो नहीं। सांवले की आंखें बटन की तरह चमकने लगी। नेहरू मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे। बोले, आज देश भारी संकट से गुजर रहा है। सभी नेता और मंत्री बेईमान और संकीर्ण विचारों के हैं। जो ईमानदार हैं उनके पास अपना दिमाग नहीं है। मेरी लीडरशिप भी कमजोर है। मेरे अफसर मुझको धोखा देते हैं। जनता की भलाई के लिए मैंने 5 साला योजनाएं शुरू की, लेकिन लाखों के सरकारी कर्मचारी अपने घरों को भरने लगे। मैं जानता हूं कि सारे देश में कुछ लोग लूट खसोट मचाए हुए हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अरे किसी से कहना मत साले, उसने अंत में कहा। देश को आज केवल आपका ही सहारा है। आप ही पूंजीपतियों, मंत्रियों और अफसरों के षड्यंत्र को खत्म करके समाजवाद कायम कर सकते हैं। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? अरे यार, ऐसे छोटे मोटे काम मां बदौलत नहीं करते। लेकिन यार, तुमको तो देश की खातिर कुछ झुकना ही चाहिए। नहीं बे, मैं सिद्धांतों का आदमी हूं। नेहरू को ट्रंकाल करके आ रहा हूं, इसलिए देर हो गई। अच्छा, हाँ, मैंने साफ साफ कह दिया, भैया देश की प्राइम मिनिस्ट्री मुझे मंजूर नहीं। मेरे सामने बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे विश्व शांति कायम करनी है। दोनों हाथ झटक कर, दांत खोलकर हंसने लगे। तुम्हारा सोचना एक तरह से ठीक ही है। हाँ, मुझको भी एक मामूली सी बात याद आ गई। कल मुझको भी अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी का एक तार मिला था। क्या लिखता है? गोरे की आंखें सिकुड़ गई। मुझको अमेरिका बुला रहा है।
उसने लिखा है, आप जैसा साहसी व्यक्ति आज संसार में कोई दूसरा नहीं। आप आ जाएंगे तो अमेरिका निश्चित रूप से रूस को युद्ध में हरा देगा। तुमने कोई जवाब दिया? मैंने भी केबल कर दिया है कि मैं राष्ट्रीय विचारों का युवक हूं और हम इस समय घोर संकट के समय किसी भी हालत में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। अच्छा किया। वैसे वह शख्स बहुत सीधा साधा है, मेरी तो बड़ी इज्जत करता है। मैंने उससे तुम्हारी सिफारिश कर दी थी। इस पर वे एक ही साथ इस तरह सिर नीचे करके हंसने लगे जैसे अपनी निकली छातियों को देखकर खुश हो रहे हैं। परंतु बगल में खड़े एक पैंटधारी सज्जन की खिलखिलाहट सुनकर फौरन गंभीर हुए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, होठों में दृढ़ता आ गई और गर्दनें तन गईं। इसके बाद गोरे ने अजीब शान से आगे बढ़कर पान वाले से कैप्स्टन का डिब्बा ले लिया। फिर दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगाई और अंत में शंटिंग करने वाले रेल के इंजन की तरह लापरवाही से धुआं छोड़ते हुए वहां से चलते बने। एक चौड़ी और साफ सुथरी तारकोल की सड़क के दोनों ओर भव्य दुकानें थी। अगल बगल दोनों फुटपाथों पर हर उम्र, पेशा और रंग रूप के स्त्री पुरुषों के उत्साही भीड़ें विपरीत दिशाओं को सरक रही थी। वे बाई पटरी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कूल्हे खूब मटक रहे थे। उनके हाथ कुछ फैलकर इस तरह आगे पीछे हो रहे थे जैसे वे खड़े होकर तैर रहे। वे अक्सर अपने दाएं और बाएं अत्यधिक नाराजी से घूरते थे। एक बार जब भड़कीले वस्त्रों से सज्जित कुछ छात्राओं का एक दल सुगंध उड़ाता हुआ बगल से गुजरा तो उन्होंने होठ सिकोड़कर चुंबन की आवाजें पैदा की। जब वे बाजार के दूसरे छोर पर पहुंच गए तो उन्होंने सरदार की दुकान के सामने खड़े होकर बादाम का शरबत पिया। बनारसी पान वाले के यहाँ जाकर 4-4 बीड़े मगही पान खाए और अंत में बाईं पटरी से वापस लौटने लगे। उस लौंडिया को पहचान रहे हो? नहीं। सांवले ने पीछे घूमकर एक दुबली पतली लड़की को जाते हुए देखा। तुम साले गधे हो। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो तुमको सेक्रेटरिएट का भंगी बनाऊंगा। बेटे, यह है चंद्रा सिन्हा, एमए इंग्लिश से टॉप करके अब रिसर्च कर रही है। वह मुझको अपना पति मान चुकी है। पति या पुत्र? मजाक नहीं डियर, कई बार चरण पकड़कर रो चुकी है। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। तुम्हारे बाप भी तो बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों के मुंह कानों तक फैल गए। यार, तुम हर बात को नॉन सीरियस बना देते हो। मैं देश की कोटि कोटि जनता के कल्याण के लिए अपील करता हूं और तुम गंभीर बनो। उनसे कहता हूं कि तुम गंभीर बनो और अनुशासन में रहो, और तुम हो कि मजाक उड़ा देते हो। अच्छा फरमाइए हुजूर, शहंशाह हरामिद उल मुल्क तो है अर्जुन, सुनो। एक रोज प्रोफेसर दीक्षित मेरे पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड? हाँ बे, और कौन प्रोफेसर दीक्षित है इस अखिल विश्व में। गलती हुई सरकार। आते ही हाथ जोड़कर बोले, इस संसार में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चंद्रा सिन्हा के बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वह मामूली स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने ही उसको टॉप कराया। मैंने उससे कई बार कहा है कि तुमको 2 वर्ष में ही डॉक्टरेट दिला दूंगा। मैंने हर दर्जे के लिए पाठ्य पुस्तकें और कुंजियां लिखकर जो लाखों रुपए कमाए हैं, उनको चंद्रा के चरणों में न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन वह तो मेरी ओर देखती भी नहीं। वो आप ही के नाम की माला जपती रहती है। आप अगर जरा समझा देंगे तो वो कहना मान जाएंगे। तुम तो बेटा फिर डरे होगे। तुम्हारा एक पीरियड वो लेता जो है खुश। सारा देश जिसकी पूजा करता है वह उस विद्या से डरेगा। मैंने डांट कर उससे पूछा, बच्चू पाठ्य पुस्तकों का रोग तो बहुत दिखाते हो,
लेकिन क्या तुम इससे इनकार करते हो कि तुम्हारी सभी पुस्तकें तुम्हारे शिष्यों की लिखी हुई हैं? फिर का बोलिस? बोलता क्या, थर थर कांपने लगा। मेरे चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगा कि यह बात मैं किसी से ना कहूं। मैंने कड़क कर उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों की चापलूसी करते हो। तुमने अनगिनत लड़कियों की जिंदगी उसी तरह चौपट की है। चंद्रा सती साध्वी नारी, अगर आइंदा तुमने उसको बुरी नजर से देखा तो मुझे बाध्य होकर देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। सहसा एक बुक स्टॉल ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जिसके सामने एक जवान, गोरी और सुंदर महिला खड़ी थी। उसका जूड़ा सर्प की कुंडली की तरह पीछे बंद था और उसके पुष्ट शरीर पर गेरुए रंग की एक रेशमी साड़ी सयल लापरवाही के साथ लिपटी थी, जिससे वह कोई बौद्ध भिक्षुणी की तरह दिखाई दे रही थी। वह ईव्स वीकली को ध्यानपूर्वक उलट पुलट कर देख रही थी, परंतु उसके मुख पर इस आशा का भाव था कि लोग उसको अत्यधिक आधुनिक और प्रबुद्ध समझे। वे भी मुंह से धीरे धीरे सीटी की आवाजें निकालते हुए निकट आकर खड़े हो गए और कुछ पत्रिकाओं को उलटने पुलटने लगे। उन्होंने बारी बारी से रेखा, गोरी, रीडर्स डाइजेस्ट, इलस्ट्रेटेड वीकली, लाइफ, मनोहर कहानियां, फिल्म फेयर, जासूस माल आदि पत्रिकाएं देखी। बीच बीच में वे उस महिला को घूरते जाते थे और कोई बात कह के जोर से हंस पड़ते थे। यार, ये लास्की भी अजीब आदमी था, गोरे ने कहा। क्यों? तुम तो जानते ही हो कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखने के पहले वो मुझसे मिलने आया था। हाँ यार, कुछ याद तो आ रहा है। सांवला महिला की ओर तिरछी दृष्टि से देखकर जोर से हंस पड़ा। वह एक रात चुपके से मेरे घर पहुंचा, गिड़गिड़ा कर बोला, जब तक आप मदद ना करेंगे मेरी किताब लिखी नहीं जाएगी। मुझे दया आ गई कि आदमी शरीफ है और इसके लिए कुछ कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई मेरे पास इतना समय तो नहीं कि तुम्हारे लिए पूरी पुस्तक लिखूं। हाँ, रोज मैं रात को 2 घंटे बोल दूंगा और तुम नोट कर लेना। तैयार हुआ? अरे बड़ा खुश हुआ। मैंने 10 दिन में ही पूरी किताब डिक्टेट करा। वो कहने लगा कि पुस्तक के असली लेखक आप ही हैं और उस पर आपका ही नाम जाना चाहिए। लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं सत्य और अहिंसा के देश का रहने वाला हूं। मेरी सेवाएं सदा निस्वार्थ होती। उस महिला ने शान से गर्दन घुमाकर उनकी ओर घूरती नजर से देखा। फिर वह ईव्स वीकली खरीद कर उपेक्षापूर्ण भाव प्रकट करती हुई चली गई। दोनों ने जोर का ठहाका लगाया। फिर सांवला शीघ्र ही गंभीर होकर गुनगुनाने लगा, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। उन्होंने बाजार के 2 और चक्कर लगाए। तक अंधेरा छा गया था। सभी दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा कर रहस्यमय स्वप्नलोक की तरह प्रतीत हो रही थी। वे फिर उसी पान की दुकान पर आ खड़े हो गए। इस बार सांवले ने सिगरेट खरीदी। डियर, हम काफी विदेश भ्रमण कर चुके, अब हमको अपने प्यारे स्वदेश की भी सुध लेनी चाहिए। गोरा जुम्हाई लेकर बोला, हाँ, मेरी भी पवित्र आत्मा स्वदेश के लिए छटपटा रही। लेट अस गो। कुछ दूर चलकर वे दी प्रिंस में घुस गए। काउंटर पर बड़ी बड़ी मूछों वाला एक अधेड़ व्यक्ति अत्यधिक तटस्थ और विनम्र भाव से बैठा था। उसने झुककर उनको सलाम किया। दाहिनी ओर 4 केबिन बने हुए थे। पहले में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे और जोर जोर से बातें करके ढाके लगा रहे थे, जिनको देखते ही वे दोनों अत्यधिक गंभीर हो गए और उनके चेहरों पर उच्चता और उपेक्षा के भाव अंकित हो। वे अंतिम केबिन में जाकर बैठ गए। क्या लोग? गोरे ने पूछा। देश का सामाजिक और नैतिक स्तर ऊंचा करना है, ब्रांडी ही चलने दो। एक अद्धा और साथ में अभी उबले हुए अंडे, गोरे ने ऑर्डर किया।
जब बैरे ने सामान लेकर मेज पर रख दिए तो गोरे ने 2 गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में शराब डाली। सांवले ने चुपके से अपने गिलास की कुछ शराब गोरे के गिलास में उड़ेल दी और अंत में झेंप कर हंसने लगा। साले तुम कायर हो। गोरा बिगड़ गया। मैंने सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर होने पर मैं तुमको भ्रष्टाचार निवारण समिति और जाति भेद उन्मूलन समिति का अध्यक्ष बना, लेकिन जब तुम इतनी पी नहीं सकते तो अवसर आने पर घूस कैसे, जालसाजी कैसे करो, झूठ कैसे बोलो, फिर देश की सेवा क्या खाक करोगे? खाक। दोनों जोर जोर से ठाके लगाने लगे। फिर उन्होंने सिगरेट सुलगा ली। वे शराब की चुस्की लेने के बाद अंडे खाकर कुछ देर तक अपनी नाक की सीध में महत्वपूर्ण और बुजुर्गाना ढंग से देखते थे और बाद में सिगरेट के गहरे कश खींचकर धुआं छोड़ने लगे। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे तमतमा रहे थे। फुटपाथों पर भी भीड़ें हल्की पड़ गई थी। गोरे ने हाथ ऊंचा करके अपने शरीर को तोड़ा। तुम्हारी लीडरशिप का मजा न आया। आज तो कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए, तो तैयार हो जाओ। मैं देश के चौमुखी विकास और विश्व शांति की स्थापना के लिए जो कदम उठाने जा रहा हूं उसमें तुम्हारे जैसे नौजवान की मदद चाहिए। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो मां बदौलत खुश होकर तुमको होम मिनिस्टर बना देंगे। जो आज्ञा हो तू। तो आओ बेटा, रिक्शे पर बैठो। कुछ देर बाद उनका रिक्शा एक छोटी सी बस्ती के पास रुका। उस बस्ती में खपड़ैल और फूस के 15-20 छोटे छोटे मकान थे। उस बस्ती में चौका बर्तन करने वाले कमकर, कुछ रिक्शा चालक और इसी किस्म के मजदूर रहते थे। वह स्थान विश्वविद्यालय से लगभग 1 मील दूर शहर की सीमा पर स्थित था, इसलिए दूर तक कोई अन्य बस्ती नहीं दिखाई देती थी। नुक्कड़ पर पान की एक ऐसी दुकान थी जिसमें अन्य छोटे मोटे सामान भी मिलते थे। झोपड़ियों में से मध्यम मटमैली रोशनियां झांक रही थी। रात अंधेरी थी परंतु मौसम बहुत ही सुहावना था और निःशब्द चलने वाली पवित्र, स्वच्छ और शीतल हवा शरीर और मन को पुलक से भर देती। वे पहली झोपड़ी में ही जा घुसे। बाहर छोटे से बरामदे में बाईं ओर दीवार से सटकर नाव की तरह गहरी एक पुरानी बसखट पड़ी हुई थी। दाहिनी तरफ कोने में एक औरत चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। वह चौंक कर खड़ी हो गई, परंतु गोरे को तत्काल पहचान कर सज्जनता पूर्वक हंसने भी लगी, जिससे उसके गालों के बीच में गड्ढे पड़ गए। उसकी उम्र 24-25 की होगी। रंग करीब करीब काला था परंतु शरीर मजबूत था और वह देखने में बुरी भी नहीं थी। वह एक मैली कुचैली साड़ी पहने थी और उसके आंचल की अस्त व्यस्तता के कारण उसके उन्नत और पुष्ट पुरोज दिखाई दे रहे थे। वह एक सीधी सादी और सरल स्वभाव की स्त्री प्रतीत होती थी। बहुत दिन के बाद दर्शन दिया। बैठिए। यहाँ बैठकर क्या होगा जी? गोरा हंस पड़ा। तो भीतर चलिए। वो भी हंसने लगी। आज तुम्हारी सेवा में विश्व के एक महान नेता को लाया हूं। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती। कौन है ये? उसने अदा के साथ सांवले की ओर देखा। ये अखिल विश्व लेखक संघ के अध्यक्ष हैं। इनको हर तरह से तुम्हें खुश करना है। मेरे लिए तो सभी बराबर है। किसी तरह की शिकायत की बात नहीं मिलेगी। वो फिर हंसने लगे। तुम्हारा 2 पाया जानवर कहाँ है? कहीं घास चरने गया होगा। वो खिलखिला पड़ी। तो क्या देर है? कुछ नहीं, दाल चुरती रहेगी। वह सहसा व्यस्त होकर चूल्हे के सामने बैठ गई। उसके होंठ अनजाने ही एक शिष्ट हल्की मुस्कुराहट से फैल गए थे। उसने एक लकड़ी निकाल कर आंच धीमी कर दी, बटलोही की दाल को करछुल से चलाया और अंत में आश्वस्त होकर उठ खड़ी। गोरा बाहर बसकट पर बैठा ऊँटा सा रहा। थोड़ी देर बाद औरत तेजी से बाहर आई और बटलोही को चूल्हे पर से उतार कर पुनः कोठरी में चली गई। जब बाहर बैठने की बारी सांवले की थी, इस बीच बरामदे के ताक पर रखी ढिबरी की रोशनी किसी बीमार की फीकी मुस्कुराहट की तरह टिमटिमाती रही।
2-2 रुपए हुए ना? बाहर निकलकर गोरे ने हंसकर पूछा। आज तो 4-4 लूंगी, बड़ा परेशान किया है आप लोग। वो आंखें मटका कर बोली, तुम तो पूंजीपति हो, तुमको किस बात की कमी है? अच्छा 8-8 आना और, लेकिन 10 रुपए का नोट है। रुपए तो मेरे पास नहीं है, पान वाले से भुना लेते हैं, लाइए मैं ले आता हूं। अरे तुम देश की महान कार्यकर्त्री हो, तुम कहाँ कष्ट करोगी, अभी आते हैं। अच्छी बात। वो हंसने लगे। वे झोंपड़ी से बाहर निकलकर पान की दुकान की ओर बढ़े। वो औरत बरामदे में खड़ी उनको देख रही थी। साले जूते निकालकर हाथ में ले लो, गोरे ने दुकान के निकट पहुंचकर फुसफुसाहट के स्वर में कहा। क्यों? सांवला चौंक गया। मेरे आदेश का चुपचाप पालन करो। आज समय आ गया है कि हमारे नवयुवक बुद्धिमानी, मौलिकता, साहस और कर्मठता से काम लें। मैं पूर्ण अहिंसात्मक तरीके से उनका पथ प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दोनों ने झटपट अपने जूते उतार कर अपने हाथों में ले लिए। भाग साले, आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने का समय आ गया है। वे सरपट भाग चले। साथ में वह ही हंसते भी जा रहे थे। वो औरत झोंपड़ी के बाहर निकलकर आई थी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी थी। अरे लूट लिया हरामी के बच्चों ने, उन पर बज्जर गिरे, लूट के भाग रहे हैं। झोपड़ियों में से कुछ व्यक्ति निकलकर युवकों के पीछे दौड़े। तारकोल की सड़कें जन शून्य बनी हुई थी। दोनों युवक अरबी घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। वे कभी बाएं घूम जाते और कभी दाएं। पीछा करने वालों में से एक फुर्तीबाज व्यक्ति तीर की तरह उनकी ओर बढ़ा आ रहा था। वह समीप आता गया। अब वह समय दूर नहीं जब वो आगे लपक कर सांवले युवक को पकड़ लेता तो जो पीछे पड़ गया था। परंतु सहसा गोरा रुककर एक ओर खड़ा हो गया। फिर फुर्ती से आगे बढ़कर उसने छुरा उस व्यक्ति के पेट में भोंक दिया, जो हाय मार डाला कह के लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों पुनः तेजी से भाग चले। वो बिजली का खंभा आया तो रोशनी में उनके पसीने से लथपथ ताकतवर शरीर बहुत सुंदर दिखाई देने लगे। फिर वे न मालूम किधर अंधेरे में हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमरकांत की लिखी हत्यारे। इसी के साथ मैं आज इस कहानी श्रृंखला का यहाँ पर समापन कर रहा हूँ और अगले हफ्ते में फिर एक शानदार कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।